नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान श्रृंखला, इसके अंतर्गत हिंदी के आधुनिक युगीन साहित्य विषय संबंधी व्याख्यान के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन कविता, प्रवृत्तियां और शिल्प। हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी एक विराट व्यक्तित्व के धनी के रूप में हमारे सामने आते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य जिसका प्रारंभ भारतेंदु युग से के रूप में होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो प्रारंभिक कविता का, गद्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसलिए कुछ व्यक्तित्व ऐसे आधुनिक युग में हमारे समक्ष आए जिनके समग्र अवदान को, उनके प्रदेय को ध्यान में रखते हुए, उनकी रचनात्मक सृजनात्मक भूमिका को ध्यान में रखते हुए उस युग का नामकरण भी उन्हीं के नाम से किया गया। ये जो प्रारंभिक आधुनिक काल के दो युग हैं, विशेष रूप से जिसको हम भारतेंदु युग और उसके बाद का युग द्विवेदी युग के रूप में देखते भी हैं। तो भारतेंदु युग जो आधुनिक काल की प्रारंभिक अवस्था को और क्रांतिकारी परिवर्तनों को हमारे समक्ष लाता है, जिस बुनियाद को, जिस आधारशिला को भारतेंदु रखते हैं, उस बुनियाद को और सशक्त, अधिक सुदृढ़ बनाते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी उस पर एक सुंदर और आकर्षक, मोहक प्रासाद का निर्माण करते हैं। खड़ी बोली की दृष्टि से, गद्य साहित्य की दृष्टि से हम इन समस्त बिंदुओं पर दृष्टि डाल सकते हैं। भारतेंदु युग में ब्रजभाषा को धीरे धीरे छोड़ने का, खड़ी बोली को अपनाने और आत्मसात करने का आह्वान प्रारंभ हुआ था। किंतु ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में समान मात्रा में साहित्य सृजन होता रहा। एक ही रचनाकार ब्रज में और खड़ी बोली में, दोनों में साहित्य सृजन करता रहा। हालांकि यह सिलसिला छायावाद तक भी दिखाई देता है। स्वयं महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी ब्रजभाषा में कुछ कविताएं लिखी हैं, किंतु खड़ी बोली में लिखी उनकी कविताएं, उनकी काव्य संग्रह, उनकी महाकाव्यात्मक रचना, वह ऐसा प्रतीत होता है न भूतो न भविष्यति। तो उसी भारतेंदु युग के पश्चात का जो युग है, जिसे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के रूप में देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में, एक साहित्यकार, एक पत्रकार, एक संपादक, एक कवि, एक गद्यकार, अनुवादक, न जाने कितनी भूमिकाओं में एक साथ उपस्थित होते हैं। हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्रजभाषा में, अवधी में और मैथिली में, बहुत सारी भाषाओं में साहित्य सृजन होता रहा। मध्यकालीन जो पंजाब क्षेत्र के राज्य के कवि थे, उन्होंने
ब्रजभाषा के इस प्राधान्य को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए, पंजाबी भाषा के कवि और सृजनकार होते हुए भी ब्रजभाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन किया, कविताएं लिखी। हालांकि उन्होंने अभिव्यक्ति के लिए लिपि के रूप में गुरुमुखी को चुना था। तो मध्यकाल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में कविता की सशक्त और लालित्यमयी भाषा ब्रज भाषा पूरे देश में परिव्याप्त हो गई थी। भारतेंदु युग तक आते आते ब्रजभाषा और खड़ी बोली में एक विवाद जो चल रहा था, वह एक भाषिक द्वंद्व के रूप में हमारे समक्ष आ रहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग तक आते आते वह लगभग समाप्त प्राय होने लगा था। यानी ब्रजभाषा और खड़ी बोली का जो एक प्रतियोगिता की भावना थी, प्रतिद्वंद्विता की भावना थी, वह लगभग समाप्त होने लगी थी। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को तो विशुद्ध रूप से गद्य भाषा का युग कहा गया। हालांकि पूरे आधुनिक काल को ही गद्य काल भी कहा जाता है। गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की सर्व स्वीकृति हुई और काव्य भाषा भी अब खड़ी बोली ही बनती चली गई, उसकी स्वीकृति हो गई। हम देश यानी स्थान, काल यानी समय, देश काल के अनुसार अगर देखें तो कवियों ने भी खड़ी बोली और युगीन विषय वस्तु और भावों को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए चुना। यानी जो काव्य संग्रह थे, जो प्रबंध या मुक्तक काव्य लिखे जा रहे थे, उनमें भी और गद्य रचनाओं में भी खड़ी बोली की स्वीकृति लगातार बढ़ती जा रही थी, उसका प्राधान्य लगातार बढ़ रहा था। ब्रजभाषा में मोहक और प्रभावी कविता लिख चुके अनेक कवि अब खड़ी बोली में उत्कृष्ट रचनाएं लिखने लगे थे। इसका अर्थ है कि जिनका ब्रजभाषा पर पूर्ण अधिकार था, जिन्होंने ब्रजभाषा में कविता को सौंदर्य के साथ निखारते हुए प्रस्तुत किया, उन्होंने खड़ी बोली पर भी धीरे धीरे अपना अधिकार बना लिया। ऐसे बहुत सारे कवि हैं, ऐसे बहुत सारे रचनाकार हैं जो गद्य और पद्य दोनों में अपनी लेखनी का लोहा मनवा रहे थे। ऐसे कवियों में, ऐसे रचनाकारों में श्रीधर पाठक, उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। ब्रजभाषा में उन्होंने कश्मीर सुषमा नाम की एक सुंदर लंबी कविता प्रस्तुत की। यह कविता कश्मीर के सौंदर्य पर, वहाँ की प्राकृतिक छटाओं पर जिस तरह से प्रकाश डालती है, वह अद्भुत है। यूं भी ब्रजभाषा कविता की भाषा के लिए उस युग में श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उन्होंने रसकलश नाम की रचना लिखी, वह भी ब्रजभाषा में लिखी। हरिऔध जी की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं, प्रिय प्रवास जैसी रचनाएं, उनका उल्लेख हमें मिलता है। इसी तरह नाथुराम शर्मा शंकर सर्वस्व के नाम से, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनकी ब्रजभाषा में लिखित उद्धव शतक नामक रचना
बहुत लोकप्रिय हुई, जिसमें सगुण और निर्गुण के उसी द्वंद्व को, उसी संघर्ष को, जो कि मध्यकाल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का प्रिय विषय रहा, उसे रत्नाकर जी ने बहुत ही कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया। विषय वस्तु भक्तिकालीन बेशक रही, लेकिन अभिव्यक्ति कौशल में आधुनिकता प्रतिबिंबित हो रही थी। गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, ये सब रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की विलक्षण प्रतिभा की परिचायिका बनी। सत्यनारायण कविरत्न, उन्होंने भी हृदय तरंग, भ्रमर दूत, प्रेम कली और लॉर्ड मैकाले की हॉरेशियस जैसी रचनाओं का अनुवाद किया और ब्रजभाषा पर अपना पूर्ण अधिकार दिखाया। राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, किशोरी लाल गोस्वामी, जगन्नाथ प्रसाद भानु, ऐसे अनेक रचनाकार जो भारतेंदु और द्विवेदी युग में निरंतर साहित्य सृजन करते रहे, उन्होंने अपने बहुभाषाविद होने का परिचय दिया। उन्होंने ब्रजभाषा में भी बहुत ही मोहक, बड़ी रसज्ञ कविता प्रस्तुत की और खड़ी बोली में भी धीरे धीरे वो अपनी विलक्षण प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का परिचय देते रहे। ब्रजभाषा लिखित आधुनिक काव्य भी, यानी आधुनिक युग में जो कविताएं लिखी गईं और वो ब्रजभाषा में लिखी गईं, जिसमें भारतेंदु स्वयं बहुत बृहत स्तर पर कविता लिखते रहे। भारतेंदु मंडल के बहुत से कवियों ने कविताएं ब्रजभाषा में लिखी। द्विवेदी युग में अनेक रचनाकार ब्रजभाषा में कविता करते रहे, यहाँ तक कि जैसा मैंने पहले कहा, महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी ब्रजभाषा में बहुत सुंदर कविताएं लिखी। लेकिन आधुनिक युगीन ब्रजभाषा लिखित कविता की विषय वस्तु वह मध्यकाल की तरह भक्ति, श्रृंगार, प्रेम, ऋतु वर्णन, प्रकृति चित्रण, यहाँ तक सीमित रही। उससे आगे वो रचनाकार नहीं बढ़ पाए। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि विरासत में परंपरा से जो साहित्य मिला था, जो प्रवृत्तियां काव्य की मिली थी, उनका प्रभाव इन कवियों पर, रचनाकारों पर था। और इन सभी प्रवृत्तियों ने आधुनिक काल के कवियों, लेखकों को ब्रजभाषा में लिखने के लिए एक तरह से बाध्य भी किया। ब्रजभाषा में जो लालित्य है, जो सौंदर्य है, जो माधुर्य है, वह किसी भी कवि को आकृष्ट कर सकता है। इस तरह भाव, कल्पना और कला की दृष्टि से इस युग के काव्य पर प्राचीनता की, पारंपरिक काव्य की स्पष्ट छाप दिखाई देती है, क्योंकि ये कवि जो आधुनिक युग के ब्रजभाषा में लिखने वाले कवि थे, ये पुरा साहित्य, पारंपरिक साहित्य, इसके अध्येता भी थे, उसके प्रशंसक भी थे। इन कवियों ने धीरे धीरे खड़ी बोली में भी नए नए विषय अपनाने प्रारंभ किए।
तो खड़ी बोली में जब लिख रहे थे तो विषयों में नवीनता, युग धर्म को केंद्र में रखकर समकालीन मुद्दों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन विषयों को लेकर चर्चा परिचर्चा प्रखर रूप से हो रही थी, उनको खड़ी बोली में इन कवियों ने अपनाया। किंतु जब वो ब्रजभाषा में लिखते थे तो उन्हीं पारंपरिक विषयों को वो अपनाते थे। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने खड़ी बोली में नए नए विषयों को बखूबी अपनाया और ब्रजभाषा में भी पूर्ण अधिकार से जब लिखा तो उसमें वही मध्यकालीन जो काव्य शैली थी, जो काव्य पद्धति थी, वही पारंपरिक चाल ढाल वह प्रतिबिंबित होने लगा था। उदाहरण के तौर पर चंद्रमुखी हिरन के भूषण अमंद धारे, मोतिन किनारी बारी सारी चारुधारी है, जोबन की ज्योति तैसी रूप की है बेस बनी, जाति ब्रज चंद सो मिलन हेतु प्यारी है, पूरन जु जामनी में कौतुक अनेको भयो, जावे कुंज बन है सिधारी सुकुमारी है, भोर जानी चोरन ने मोरन तड़ित जानी, समुझी चकोरन ने चंद उजियारी है। ये जो वास्तव में ब्रजभाषा में कविता करने की जो सौंदर्य दृष्टि है, उसका प्रतिबिंबन, उसका उद्घाटन हम यहां देख सकते हैं। छांदिक सौंदर्य, आंतरिक अन्विति, लय विधान, कविता में वह जो एक आत्मीयता का संस्पर्श और प्रवाह, इन सबको देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शब्दावली का चयन, ब्रजभाषा की संरचना की प्रस्तुति, ये सब इस बात के साक्षी हैं, प्रमाण हैं कि आधुनिक युग के कवियों ने भी ब्रजभाषा में सृजन करते हुए कोई औपचारिकता का निर्वाह नहीं किया, उसमें रम गए, उसमें पूरी तरह से सिक्त हो गए और तब वो भाव, सरस भाव के साथ कविता करते रहे। सत्यनारायण कविरत्न जो एक बड़े हस्ताक्षर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और रचनाकार माने जाते हैं, उन्होंने ब्रजभाषा में युग चेतना के अनुरूप नारी शिक्षा पर बल देते हुए और जन जागरण को केंद्र में रखते हुए कविता की भ्रमरदूत उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। वही भ्रमर गीत परंपरा का अनुसरण सत्यनारायण कविरत्न भी करते हैं और इस भ्रमरदूत रचना से कविरत्न जी को विशेष ख्याति भी मिली। भ्रमरदूत की यशोदा कहती हैं, नारी शिक्षा निरादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, निरखि हाल मेरो प्रथम लेउ समझ सब कोई, विद्या बल लहि मति परम, अबल सबला होई, लखो अजमाई के। आजमा के देखो कि जो नारियां, जो स्त्रियां शिक्षा का निरादर करती हैं वो अनाड़ी हैं, और स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए विद्या बल लहि मति परम, जिनके पास विद्या बल है उनके पास एक विशिष्ट बुद्धि, एक विशिष्ट मति भी ईश्वर प्रदत्त है। वो अबल होकर भी सबला
हो जाती हैं यदि सुशिक्षित हो जाएं। लखो अजमाई के, अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है तो आजमा के देख लो। कविरत्न जी ने देश प्रेम जैसे आधुनिक विषय पर भी ब्रजभाषा में प्रचुर मात्रा में लिखा। जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हें विदेशी तंग करत है विपदा खासी, नहीं आए निर्दय दई आए गौरव जाए, सांप छछूंदर गति भई मन ही मन अकुलाए, रहे सबके सबे। जो लोग अपनी प्रतिभा को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपनी कलात्मकता को लेकर विदेश चले जा रहे थे, प्रवासी हो रहे थे, उनको एक तरह से ललकारा, सचेत किया, जागरूक किया कि आपकी प्रतिभा की आवश्यकता इस देश को है। ये सांप छछूंदर की गति अपनी मत बनाओ कि न घर के रहो न घाट के रहो। इस तरह भारतेंदु और द्विवेदी युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का विषय अत्यधिक लोकप्रिय रहा और उन समस्त विषयों को भी ब्रजभाषा के माध्यम से कवि उद्घाटित करते रहे। यानी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना, यह ब्रजभाषा में भी प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। 1857 की क्रांति पर भी ब्रजभाषा के कवियों ने बहुत बड़ी मात्रा में सृजन किया। सामान्य मानव के गौरव की प्रतिष्ठा भी आधुनिक युग में आकर ही पहली बार दिखाई देती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अथक प्रयासों से, उनके दिशा निर्देशों से गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक खड़ी बोली होती चली गई थी। द्विवेदी युग के प्रारंभ में खड़ी बोली कुछ शुष्क, कुछ अनगढ़, कुछ अस्थिर थी। अगर आज हम छायावाद से उस खड़ी बोली की तुलना करें तो उस अंतर को सहज और स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। उस समय खड़ी बोली चलना सीख रही थी, किंतु धीरे धीरे अनुभव, अभ्यास, परंपरा, इसके आधार पर वह एक सुघड़ और मधुर भाषा के रूप में उभरती चली गई। इस युग में खड़ी बोली ने रेंगना, तुतलाना प्रारंभ किया था और इसी युग के अंत तक आते आते उसने अपनी एक विशिष्ट निजी पहचान बनानी प्रारंभ कर दी। इस युग के खड़ी बोली के बहुत से कवियों ने नए नए छंदों का प्रयोग करके कविता में महाकाव्य लिखा, खंड काव्य लिखा, लघु पद्य कथाएं लिखी, मुक्तक और प्रबंध मुक्तक आदि, इन सभी में उन्होंने अपनी लेखनी का लोहा मनवाया। इस तरह हम देख सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में ब्रजभाषा से निकलकर कविता और गद्य यह खड़ी बोली में प्रवेश करने लगा था और उसको एक सुदृढ़ आधारशिला मिलने लगी थी। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हुए आगे हम जारी रखेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।